हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में एंड देयर हेड्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दो या तीन अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी है और उनका किस आर्टिकल में फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा, उनका स्ट्रक्चर क्या है। और तीसरा, जो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए 2022 में, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है, सो दैट कि आपको एक थोरो इन्फॉर्मेशन हो जाए कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंदर बना है, तो आपको पता हो। इलेक्शन कमीशन में कितने कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ये पता हो। कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये पता हो। और अभी रिसेंटली कौन है, ये बताओ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आपका स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर पार्ट दोनों एक साथ बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो को शुरू करूंगा। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने कमेंट्स से ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, और उस पर एक ब्रीफ कंपाइल्ड वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर सकूँ, ठीक है। तो इसके साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है ये जो पोस्ट है, ये इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। और अभी इस साल जो अटॉर्नी जनरल है वो 2022 में चेंज भी हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अटॉर्नी जनरल बेसिकली होते कौन है, इनका काम क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो आर्टिकल 76 में मैंशनड है। याद रखिएगा, आर्टिकल 36 पे क्वेश्चन बन सकता है आपको। इनको जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी केसेस है, ये कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये केस लड़ते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अलग ऑफिसर होते हैं, उनको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग हिज प्लेजर का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक इनको रख सकता है, उसके बाद और कभी भी हटा भी सकता है। तो उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, जैसे आप बाकी लोगों का होता है 5 साल 3 साल, ऐसा कुछ नहीं है। ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की जब तक इच्छा हो तब तक ये अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड रह सकते हैं, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या है, ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। तो जो पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो ही, मतलब अगर बनने के लिए एलिजिबल भी है तो भी वो अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। और अभी प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, आर के वेंकट रमानी, ठीक है, ठीक है, आर वेंकट रमानी। देखिए, इस पे देख लेता हूँ, आर वेंकट रमानी, ठीक है। इसी के साथ फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो पद होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैग भी बोलते हैं, तो कैग का जो काम होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट ने साल भर में बजट में जितने भी खर्चे किए, गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर रहा है, तो किन किन क्षेत्रों में एक्सपेंडिचर रहा है, क्या वो एक्सपेंडिचर सही रहा है, गलत रहा है, उसको ऑडिट करने की पूरी जिम्मेदारी होती है कैग की, कि उनको ये बताना है कि बेसिकली जो भी जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने जितने भी किए, जितने भी सरकारी संस्थान जिनको भी गवर्नमेंट तरफ से फंड मिला था, क्या उन्होंने सही दिशा में पैसों का जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइजेशन किया है कि नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो पद है वो आर्टिकल 148 148 में मैंशनड है, ठीक है। सीएजी को जो है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स का गार्जियन माना जाता है, ठीक है, ये इनका मतलब रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं कैग को, ठीक है, सीएजी को, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका जो टेन्योर होता है वो होता है 6 साल का, और या तो 65 साल तक, मतलब 65 साल तक अगर उनकी एज है तो तब तक वो सीएजी रह सकते हैं, और 6 साल तक, ठीक है, तो जो भी बैलेंस हो जाए। और सीएजी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन द सेम, जैसे जज और सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है, ठीक है, उसी तरह कैग को भी हटा सकते हैं। और जो प्रेजेंट सीएजी है वो है जीसी मुर्मू, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल बात नहीं, ये 263 में है इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बैठाना सेंटर और स्टेट में, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स और सेंटर में जो सामंजस्य बैठाना होता है वो काम होता है, ताकि कोई भी विवाद हो उस पर ये लोग मिल करके बात कर सके, उसका कोई हल निकाल सके, ठीक है, और उस पर सेंटर और स्टेट के बीच में क्लैश ना हो, इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल
का सेटअप किया गया है। प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करता है सच काउंसिल एंड ऑल्सो डिफाइनेड, प्रेसिडेंट को पावर है ये काउंसिल सेटअप करने का, कि ऑर्गेनाइज करने का, और वही बताते हैं कि ड्यूटीज़ इसमें क्या होगी, क्या क्या कार्य इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और जिनका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, बाइंडिंग नहीं होता, मतलब कि अगर सहमति बनती है सेंट्रल स्टेट में कैसे से करना है, तो फिर उसका बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी है बस, ठीक है। ऐसा करना चाहिए लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा ही, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है? पीएम, ठीक है, पीएम इसके चेयरमैन है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन की बात है। देखिए फाइनेंस कमीशन जब फॉर अभी रिसेंटली फरवरी का मंथ आने वाला है, और इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को भी पेश करेंगी। तो फाइनेंस कमीशन जो है, और फाइनेंस कमीशन जो है वो फंड्स का कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, इन सब सारे चीज़ों को लेकर के फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट भी प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बेसिकली बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन जो है वो कौसी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन है आर्टिकल 280 में, ठीक है, 280 में इनका मेंशन है फाइनेंस कमीशन जो है। और जो फॉर्मेशन होता है फाइनेंस कमीशन का वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है अंडर आर्टिकल 280, और ये हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन की बॉडी बनती है 5 साल के लिए, ठीक है। और इसमें कौन होता है? चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। और अभी करेंटली फाइनेंस कमीशन कौन है? एनके सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, देखिए एनके सिंह याद रखिएगा। उसके बाद जीएसटी काउंसिल, आपने सुना होगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हमेशा कुछ इंटरवल्स पे होती रहती है। तो उसमें अलग अलग राय दी जाती है कि किस चीज़ पर टैक्स घटाना चाहिए, किस चीज़ पर टैक्स बढ़ाना चाहिए, सारी चीज़ें बात होती है, ठीक है। तो उसको लेकर के अब जीएसटी काउंसिल के बारे में हम पूरा स्टेट जानते हैं। अब पहला सवाल ये आता है कि क्या जीएसटी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? देखिए पहले ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेजेंट नहीं था, लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा इसको 279 आर्टिकल 279 ए में इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि रिकमेंडेशन देना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग जीएसटी, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सेंटर से भी होते हैं, स्टेट से भी होते हैं, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, और यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो उसकी चेयरपर्सन होती है। अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपको पता होना चाहिए, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। तो ये वो जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। अभी बजट भी पेश करने वाली, तो उस पर भी एक ध्यान रखिएगा। अब बात आते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी मैं एग्जाम के बारे में बात नहीं कर रहा, यूपीएससी एक बॉडी के बारे में बात कर रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो कि सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है आईएएस आईपीएस के लिए। उसके और भी अलग अलग एग्जाम कराती हैं, बहुत सारे एग्जाम कराती है, सिर्फ आईएएस आईपीएस लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे एग्जाम कराती हैं। तो इनका जो मेंशन, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इनका मेंशन जो आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 में है, जो कि पार्ट 14 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हेड है, उनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है, 6 साल का, या तो 65 साल का, जो भी जल्दी आ जाए, ठीक है। और प्रेजेंट यूपीएससी हेड कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन। देखिए इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन को लेकर के इस साल चर्चा में भी सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच में काफ़ी इन जो जवाबदेही हुई है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। कई चुनाव भी हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन का मैं आपको कहूँगा फर्स्ट प्रेफरेंस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ध्यान रखिएगा एक एक चीज़। तो इलेक्शन कमीशन देखिए बेसिकली परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसका फॉर्मेशन, निर्माण जो है वो आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कॉमन है, अलग अलग, ठीक है। और जो लोकल है उनका लोकल इलेक्शंस होते हैं, जो उनका चुनाव, खैर स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो सेंटर पे एक इलेक्शन कमीशन और स्टेट में अलग अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, ये क्या करते हैं? पार्लियामेंट में इलेक्शन कराते हैं, स्टेट लेजिस्लेशन में कराते हैं, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, और इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इनका जो है चयन होता है, जो चुनाव कराते हैं, ठीक है। और जो इलेक्शन कमिश्नर का जो टर्म होता है वो 6 ईयर का होता है, या फिर 65 साल का, जो जल्दी अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे रिसेंट के जो नए नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो अभी देखिए सीवीसी जो है वो प्रवीण के श्रीवास्तव अपॉइंट हुए हैं, और गुजरात के जो नए सीएम अपॉइंट हुए भूपेंद्र पटेल। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन कौन अपॉइंट हुई हैं? पीटी उषा। उसके बाद फिजी के प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट, फिजी एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए सितिवेनी राबुका। नेपाल के पीएम अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले अपॉइंटमेंट हुआ है उनका, पुष्प कमल दहल प्रचंड। देखिए ये जो है शायद 2.5 साल के लिए अपॉइंट हुए, उसके बाद फिर दूसरे जो है वो अपॉइंट होंगे, साथ में कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो 2 पार्टी के मिलने से।
उसके बाद फीमेल प्रेसिडेंट जो है और पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। देखिए पहली जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है हमेशा, डीना बोलुआर्ट, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है, श्री अरुण गोयल, ठीक है। इसमें नेट पे थोड़ा कंफ्यूजिंग न्यूज़ है कि कौन है, कभी कहीं पे राजीव अरोरा दिखाता है, कहीं पे अरुण गोयल। तो ये मैंने उनके वेबसाइट से जो इंफॉर्मेशन गैदर किया है, ठीक है। तो पीएम जो यूके के अभी नए पीएम अपॉइंट हुए, ऋषि सुनक अपॉइंट हुए हैं। जो नए सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो श्री अनिल चौहान अपॉइंट हुए हैं। और इसरो के चेयरमैन अभी प्रेजेंटली कौन है, एस सोमनाथ, ठीक है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करेंगे और वी रियली होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से समझ में आए और आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट भी है, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आओ एंड ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। तो तब तक के लिए हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।